जो टीवी के माध्यम से करोड़ों लोग जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, उनको ये पता तो हो कि ये आदमी कौन है, इसके पीछे क्या है। तो आप आज शायद पहली बार किसी मीडिया ने इस बात को कवर किया है या फिर आप जानने की कोशिश की, वरना तो टीवी ने मेरा एक परसेप्शन बनाया कि मैं मौलाना हूँ, मैं बहुत कट्टर हूँ और मैं बहुत हिंदू मुस्लिम करता हूँ। पूरे देश में एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुसलमान तो पंचर वाला होता है। इस परसेप्शन को सही करने के लिए आप जैसे हम जैसे नौजवानों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। न्यूज डिबेट का वो चेहरा जिसे आप हर रोज शाम 5 बजे के बाद देखते होंगे, बड़े ही बेबाकी और निडरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं, बीजेपी के नेताओं का क्लास लगाते हैं तो योगी मोदी को ललकारते भी हैं, जिनका नाम है शोएब जमई। आखिर ये शोएब जमई कौन है, क्या करते हैं, उनका पेशा क्या है, ये आज आपको दिखाएंगे हम और आपको बताएंगे असली हकीकत कि वो कौन है। कुछ मुखालफिन उनको जो उनके मुखालफिन हैं, जो आलोचक हैं, उनके बारे में ये भी कहते हैं कि वो दिन रात टीवी डिबेट में जाकर हिंदू मुसलमान को बढ़ावा देते हैं। जो नफरत फैलाई जाती है गोदी मीडिया के द्वारा, वो जाकर वहां पर गंदगी फैलाते हैं। तो कुछ उनके समर्थक भी हैं जो उनकी तारीफें करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये शोएब जमई हैं। शोएब जमई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है। आप ये क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं, ये मैं आज अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं ताकि लोगों को असलियत पता चल सके कि आप क्या करते हैं। मैं क्या करता हूं, मुझे आप दिखाइएगा कि ये क्या कर रहे हैं जी। देखिए मैं एजुकेशन तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके जो मुखालफिन है, जो आलोचक है, वो ये कहते हैं, कुछ जो मुखालफिन है कि आप जाकर टीवी डिबेट में हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत फैलाती है गोदी मीडिया, वो वहाँ पर जाकर जो है आप गंदगी फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो आप क्या करते हैं वो बताइए। देखिए आप मेरे रिसर्च लैब में आए हैं, आपके सामने सारी रिसर्च की मशीनें पड़ी हैं, आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए ना कि मैं क्या करता हूँ। क्या रिसर्च करते हैं, किस चीज़ पर? अच्छा, मैं कैंसर रिसर्च में हूँ और मैं कैंसर ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम में रिसर्च कर रहा हूँ। देखिए हमारा मकसद हमेशा जो है एजुकेशन और तालीम को बढ़ावे देने के लिए रहा है, और ये जो कुछ आज संडे है और मुझे आप दिखाएंगे अपना रिसर्च लैब? जी बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए आज संडे है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसकी तो वही लगा कि संडे के दिन सब लोग घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, आप बैठकर काम कर रहे हैं। नहीं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए राजनीति में जब आप वक्त देते हैं, बाकी दिन मीडिया भी बहुत सारा वक्त लेती है हमारा, कई टीवी चैनलों में बातचीत करना पड़ता है, तो जब आप मीडिया में भी वक्त देते हैं तो बहुत कम वक्त बचता। और मेरे लिए कोई संडे है नहीं, मैं कभी छुट्टी लेता नहीं, मैं रोज़ काम करता हूँ और मेरी ये कोशिश रहती है कि जितना मेरा रिसर्च का वर्क है, जितना मेरी जिम्मेदारी है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी, उसको मैं पूरी तरीके से निभाऊं। इसलिए चाहे संडे हो या मंडे, मैं रोज़ काम करता हूं और देर तक काम करता हूं, ये मेरी कोशिश रहती है। और एक बात आप इस बात को समझिए कि पूरे देश में एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुसलमान तो पंचर वाला होता है। इस परसेप्शन को सही करने के लिए आप जैसे हम जैसे नौजवानों को आगे आना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा लैब कोई पंचर की दुकान नहीं है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एक ऐसा रिसर्च लैब है जहाँ पे न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ कैंसर पे शोध होता है, कैंसर पे रिसर्च होता है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक छोटे से शहर से निकल करके आया हूँ अपनी जद्दोजहद और मेहनत से, और अल्लाह के करम से जो है मैं एक बड़े अच्छे पोजीशन पे हूँ। लेकिन जब चूँकि आप राजनीति में होते हैं तो ये कोशिश ये होनी चाहिए कि राजनीति में कोई आप पे ये अंगुली ना उठा सके कि फलां साहब तो टीवी में दिखते हैं और राजनीति करते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं यार, जाहिल नहीं हैं। तो इस बात को काउंटर करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे नौजवानों का आना ज़रूरी था जो हाईली क्वालिफाइड हैं। देखिए ये भाजपा के प्रवक्ता, ये जितने एंकर, ये सब ग्रेजुएट लोग हैं। और आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैं PhD क्वालिफाइड हूँ और मैंने नेट गेट सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन करने के बाद यहाँ बैठा हूँ, इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। तो शोएब जमई कह सकते हैं आप। तो देखिए हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए और एक परसेप्शन चेंज करना चाहिए कि जब हम हाईली क्वालिफाइड रहेंगे और
पढ़ लिख करके समाज में कुछ चीज़ें बातें रखते हैं और समाज को एक आईना दिखाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, जो युवा हमको फॉलो करते हैं, जो टीवी के माध्यम से करोड़ों लोग जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, उनको ये पता तो हो कि ये आदमी कौन है, इसके पीछे क्या है। तो आप आज शायद पहली बार किसी मीडिया ने इस बात को कवर किया है या फिर आप जानने की कोशिश की, वरना तो टीवी ने मेरा एक परसेप्शन बनाया कि मैं मौलाना हूँ, मैं बहुत कट्टर हूँ और मैं बहुत हिंदू मुस्लिम करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं देखिए, मेरा विचारों का मतभेद है, मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूँ और ये मैं लड़ता रहूँगा। और हमारे इंटेलेक्चुअल्स तबके के लोग कि बड़ी आसानी के साथ टीवी पे जाके ये कह देते हैं कि मुसलमानों की स्थिति तो बहुत दयनीय है और दलितों से भी बदतर है। देखिए, कोई बदतर स्थिति नहीं है और कोई यहाँ से बदतर वाली जो शब्द है ना, इससे बड़ा इश्काल रहा है, बहुत एतराज़ रहा है, एतराज़ कुन बातें हैं। देखिए, ईमान वाले सारे अल्लाह ने उनको बेहतरीन नेमतों से नवाजा है, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो पहली बात ये सुन, गरीबी अमीरी और जो उसकी तालीम और तरबियत है, ये एक दुनियावी मामले हैं। और मैं मानता हूँ इस बात को कि जितना हमारी आबादी है और जितनी संख्या में हमारी पार्टिसिपेशन मुख्य धारा के राजनीति में, मुख्य धारा की सामाजिक एक्टिविटी में, बिजनेस में, इकोनॉमी में और नौकरियों में, IAS अफसर्स में, PSUs में होनी चाहिए, उतना हम नहीं हैं। उसके अपेक्षा हम बहुत पीछे हैं। और इसको ही आगे लाने के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ सच्चर कमेटी ही नहीं, बल्कि मेरी बात सुन लीजिए जनाब, कि सच्चर कमेटी ही नहीं बल्कि यहाँ से कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की बात क्यों नहीं होती है। सच्चर कमेटी से ना तो आपने यहाँ से डायग्नोसिस करके बता दिया कि ये है, लेकिन इलाज क्या है? सिर्फ सच्चर मुसलमानों के नेता बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार में 5 सीटों पर जीत हासिल की, उनके बाद उनके हौसले बुलंद है, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उन्हें कुछ मतलब जो सेकुलर पार्टियां हैं वो ये कह रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है। आप क्या देखते हैं कि वो मुसलमानों के लिए अब ओवैसी साहब जो आ रहे हैं वो फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह साबित होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे ही बिलीव नहीं करता हूँ कि कोई मुसलमानों का नेता है और कोई हिंदुओं का नेता है, क्योंकि अगर हम इस पे बिलीव करेंगे तो देश के जो संविधान है, जो देश की जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, उसके बिल्कुल खिलाफ हो। और अगर पढ़ा लिखा नौजवान भी ऐसा ही सोचेगा तो इसमें फिर जाहिल में और पढ़े लिखे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि जिस तरीके से इस देश में अलग अलग जातियों की तरफ से और अलग अलग मार्जिनलाइज सोसाइटी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन रहा है, जैसे मल्ला समाज की तरफ से VIP रहा है, कुशवाहा समाज की तरफ से रहा है, दलितों की तरफ से रहा है, उसी तरह ब्राह्मणों के यहाँ से नेताओं का जो एक दौर आपने देखा, तो उसी तरीके से अगर ओवैसी साहब यहाँ से किसी जाति की बात कर रहे हैं या किसी यहाँ से संप्रदाय, किसी कम्युनिटी के मार्जिनलाइज सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात ये है उत्तर प्रदेश चुनाव का, कि मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद कहा है कि जो भी पार्टियां भाजपा को हराना चाहती है, वो अगर उनके साथ आना चाहे तो वो उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से सपा के मुकाबले में या कांग्रेस के मुकाबले में ओवैसी साहब की पार्टी बहुत छोटी है। अब आप छोटी पार्टी को इतना बार बार उसकी चर्चा करते हैं और ऐसा लाने की कोशिश करते हैं जैसे भाजपा और ओवैसी के बीच मुकाबला। ओवैसी साहब ना कोई पॉलिसी ऐसा बनाए जिसकी वजह से कि वो सरकार में रह के पॉलिसी बना दिए कि जिसकी वजह से मुसलमानों की गिरफ्तारी होगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ना ओवैसी साहब ने यहाँ से कोई ऐसा सत्ता में रह करके कोई ऐसा गलत काम किया हो कि आप उनसे सवाल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो छोटी पार्टियाँ हैं जो पहली बार आ रही या दूसरी बार आ रही, उन पर जो है बहुत कम फोकस करके ये देखना चाहिए कि जो सत्ता पे हैं, जो भाजपा सत्ता पे है, सवाल उनसे आप पूछिए। जो लोग सत्ता में पहले रह चुके हैं, सवाल आप उनसे पूछिए कि पिछले बार जो वादा किया था वो नहीं निभा सके, अब इसकी बार निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? महोदय पत्रकार महोदय, आप बहुत इसको सीरियस ले रहे हैं। देखिए, भाजपा को भी पता है, वो भी बहुत मजे लेती हैं इसके, ठीक है ना, पीछे बैठ करके ये चुनावी स्टंट, आप ज़्यादा उसको सीरियस ना ले। मैं आपको बता दूँ, चलिए मैं तो इनके लिए आसान करता हूँ, मैं इनसे एक कदम आगे बढ़ के एक बात कह देता हूँ कि देखिए, ऐसा भी कानून ले आइए कि भाई जिनके बच्चे ना हो ना, उनको सरकारी नौकरी दीजिए आप, और जिनकी शादी ना हुई उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, और जो बीवी छोड़ के भाग गया उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए। इससे अच्छा और कोई प्रस्ताव हो सकता है क्या? ये जो आपका तंजिया लहजा था वो तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप किस पर निशाना साध रहे हैं।
अरे भाई, आप केंद्र की बात करते हैं। केंद्र ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके, हलफनामा दे करके कहा है कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, हम ये पॉलिसी नहीं ला सकते, जनसंख्या नियंत्रण कानून। और उत्तर प्रदेश में आप जब चुनाव करीब है तो आप एक माहौल बना रहे हैं, होना कुछ नहीं है। इंप्लीमेंट आप कैसे करेंगे? आप करेंगे तो आपके भाजपा के विधायक कहाँ जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ आप इंप्लीमेंट कीजिए ना, हम नहीं विरोध करते। शोएब जमई उसका विरोध नहीं करता, आप लाइए और भाजपा के विधायकों पर लागू कीजिए जिनके 4, 5, 9, 10 बच्चे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर भाजपा के विधायकों पर ला दिया गया यह कानून तो अगली बार 152 से ज्यादा विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। आप लेके आइए ना, मेरा चैलेंज है, लाइए अभी आप ऑर्डिनेंस लेकर के आइए। आखिरी आपने हिंदुओं का सवाल, मैं आपके लैब आया हूं, पहली बार मैं लोगों को दिखा रहा हूं कि शोएब जमई कौन है, क्या करते हैं। और आज कुछ आपके मुखालफिन हैं, आलोचक है जो ये कहते थे कि ये सिर्फ टीवी डिबेट में बैठते हैं और गंदगी फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। दिखाने का मकसद ये था कि अगर तालीम इंसान हासिल कर ले तो आप देख सकते हैं कि शोएब जमई जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक बड़ा मुकाम बनाया है। हाँ जी, इस पे मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। जब आप राजनीति में होते हैं तो लोग आलोचना करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी आलोचना करते हैं वो भी मेरे अपने हैं, और जो मेरी तारीफ करते हैं या मुझे समर्थन करते हैं वो भी मेरे अपने। अपनों से शिकायत नहीं होती। हाँ, मैं चूंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में हूँ तो जो आलोचना करते हैं मैं उसकी आलोचना को बड़े पॉजिटिव अंदाज में लेता हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं जानते हो मुझे, पहली बार आप हमारे लैब आए हैं, आप देख रहे हैं कि एक रिसर्चर, मैं कोई टीवी में उठ के आया हुआ मौलाना साहब नहीं हूँ कि यूं ही उठ करके आ गए और हमने बातें करनी शुरू कर। लोगों ने एक परसेप्शन बनाया कि शोएब तो बहुत कट्टरवादी हैं, ये तो बड़े मौलाना साहब हैं, और ये 5,000 लेने वाले लोग हैं, ये तो भाजपा के एजेंट हैं। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे आए दिन सुनने को देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर इन बातों को सुन करके मैं अपने कदम पीछे हटा लूँ, मैं राजनीति से हट जाऊँ, मैं मीडिया से हट जाऊँ, तो मैं क्या मिसाल पेश करूंगा? मैं युवाओं को कैसे प्रेरित करूंगा कि आप एक पढ़ लिख करके हाईली क्वालिफाई होकर के भी आप राजनीति में आ सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो लोगों की दुआएं हैं, मेरे अपने शहर के लोगों की, पूरे देश के, हिंदुस्तान के मुसलमानों के और आप जैसे शुभचिंतकों की जब दुआएं और समर्थन है तो मुझे लगता है कि ये हिम्मत मिलती है भाजपा और आरएसएस के लोगों से लड़ने के लिए, और गोदी मीडिया के उन पत्रकारों से लड़ने की भी हिम्मत मिलती है जो शायद यहाँ से बाकी और लोगों ने वो हिम्मत नहीं दिखाई थी। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि मैं यूनिवर्सिटी में भी रहता हूँ, पढ़ाई को भी प्रमोट करता हूँ, और साथ ही साथ अगर कोई यहाँ से हमारे गिरबान में पकड़ेगा या हाथ यहाँ से खींचने की कोशिश करेगा तो मुझे उसका माकूल जवाब भी देना आता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया। तो ये थे शोएब जमई जो जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD स्कॉलर हैं, और ये मैं लैब में हूँ, उनके लैब दिखा रहा हूँ आपको कि वो कौन है, क्या करते हैं। दीन के साथ साथ दुनिया के कामों में भी वो उसी तरीके से मशगूल रहते हैं। ये दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, और बेबाकी से, निडरता के साथ मोदी हो, योगी हो या बीजेपी के प्रवक्ता उनको ललकारते भी हैं। तो आज दिखाने का मकसद केवल इतना था कि मुसलमानों की तालीम की बात की जाए, सियासत की बात की जाए, या फिर उसके बाद तिजारत की बात की जाए। मुसलमान ये तो हर कोई मानेगा कि अभी हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है। तो मुसलमानों को चाहिए कि तालीम के ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दे। जो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, एक नारा दिया था। तो वो वक्त आ गया है कि अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो तालीम को हथियार बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ हर पार्टियां आपको बेवकूफ़ बनाएगी, आपके वोटों का इस्तेमाल करेंगी और आपको एक वोट बैंक की तरह समझा जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नई दिल्ली।